वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबों का इस तरह फरकान इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि देखा गया है आमतौर पर कि जितने भी नए एपियरेंट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स, उनमें सिविल सर्विसेज को लेकर के और खास करके उनके अंदर एनसीईआरटी को लेकर के एक काफी कह सकते हैं कि कंफ्यूजन उनके अंतर्गत होता है। उन्हें हमेशा इस बात पे डाउट होता है कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। क्या उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या उन्हें एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहिए। वो बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं, बट फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन रह ही जाती है। तो आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो माय ऑल डियर एपियरेंट्स, मेरा आपसे एक कहना है कि आप डेफिनेटली एनसीईआरटी को पढ़ें। आप एनसीईआरटी को पढ़ें। आप इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ें क्योंकि जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए एग्जामिनेशंस, जैसा कि हम सभी लोगों ने सिलेबस में देख रखा है कि रिटन एग्जामिनेशंस दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। और नो डाउट उन दोनों में ही जीएस पेपर हमारे लिए काफी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है। वैसे कंडीशंस में जीएस पेपर पे अपना स्ट्रांग पकड़ बनाने के लिए हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो सवाल आती है। सबसे पहला हमारे लिए सवाल आती है कि आखिर एनसीईआरटी हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न हमारे लिए ये उठता है कि आखिर कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने दोनों सवालों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की जो बच्चे शुरुआत होती है वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। वो एनसीईआरटी हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर मेरे अपने ओपिनियन में किस एनसीईआरटी को हमें फोकस करना चाहिए ज्यादा और किसका बैकअप हमें दूसरे रिसोर्सेज से अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों अगर मैं आपसे कहूं तो एनसीईआरटी में हमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इन तीनों एनसीईआरटी का बच्चे हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन तीनों के हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को काफी डिटेल में हमें पढ़नी चाहिए। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लास 6 का जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें हमारे लिए, मैं अभी आपको सिर्फ एक हिस्ट्री पे एग्जांपल दे रहा हूं, लेटर ऑन आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप खुद में आप एक्सपीरियंस अपना गेन करेंगे। हिस्ट्री में जब हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो हमें काफी बेसिक से एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है कि कैसे आखिर इंसानी सभ्यता का विकास हुआ, कैसे लोग पैलोलिथिक एज में अपने नीड्स को जाने, कैसे उन्होंने अपने लिए जिंदगी जीने के छोटे छोटे रास्तों को उन्होंने खुद से तैयार करा। जब उसके बाद हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उसमें हम लोग ये बात में डिस्कस करते हैं कि कैसे मेडिवल टाइम में हमारे कॉन्टिनेंट के अंतर्गत डिफरेंट राजाओं का शासन रहा, कैसे आखिर उसमें डेवलपमेंट हुआ और आखिर उस समय का लाइफ आज के लाइफ से कैसे डिफरेंट था, या यूं कह सके कि उस समय का समय आज के वास्तविक समय से कैसे डिफरेंट था। और द सेम जब हम लोग क्लास 8 में आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, कैसे ब्रिटिश हमारे देश में आए, वगैरह वगैरह। तो जब हम लोग बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की इस डिटेल्स को हम लोग, या यूं कह सकते हैं कि बेसिक डिटेल्स को हम लोग अपने पास गेन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना सिविल सर्विसेज करने के लिए जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है वो हमें मिल जाती है। लेटर ऑन मैं आपको बताता हूं। अब हमारे सामने बात आती है कि आखिर हमें हमारे सामने, मैं आपको 9th में नहीं कहूंगा, आखिर हमारे सामने 10th, 11th, 12 और इनके साथ साथ मैं आपको कहूंगा 9th, इनके साथ में आपको मैं 9th बताऊंगा। इन सारे को आखिर हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमें इनमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स हम लोग क्लास 6, 7, 8 को फॉलो करें, और क्लास 9 से लेकर के 12 तक में हम लोग दो चीज को फॉलो करें बच्चे, खास करके इकोनॉमिक्स को, और जब बात 9th और 10th की आती है तो इसमें हम लोग सिविक्स, जो कि हमारा आगे चल करके पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, इस दो सब्जेक्ट को हम लोग को बेसिक से हमें देखना चाहिए। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएस पेपर के अंतर्गत हमारे सामने ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अलोंग विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये हमें कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमें देते हैं जब हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तब अब मैं आपसे एक बात और साझा करता हूं। इस
पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अलावे जब हम लोग क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को देखते हैं तो इसमें हमें कह सकते हैं कि आप अपार्ट फ्रॉम इंडिया यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी हमें डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होती है। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप एनसीईआरटी से ही आप तैयारी करें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी आप पढ़ें जस्ट बिकॉज कि आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास इकट्ठा हो जाए, ताकि हमारे पास ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बूस्ट कर जाए, ताकि जब हम इससे जुड़े हुए और तमाम बुक्स को आगे चल करके पढ़े तो वो हमारे लिए काफी क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। इसलिए हमें बच्चे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब चलिए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा सवाल था कि आखिर हम लोग कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ें। कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको बहुत जगह पे ये सुनने को मिलता होगा कि क्या हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं से पॉसिबिलिटी हो कि अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल हो जाए, ओल्ड एनसीईआरटी से मेरा तात्पर्य कि अगर आपको 2005 या 2003 से भी और अर्ली अगर एनसीईआरटी अगर आपको अवेलेबल हो, दैट इज फार बेटर। बट इफ नॉट पॉसिबल तो अभी भी जो करंट में जो एनसीईआरटी मिल रही है बच्चों, हमें उसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बेसिक्स को पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं रहेगी और अगर हम इससे जुड़े हुए हायर बुक्स के पास अगर अपने टाइम को देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो लैकिंग होगा या हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ने की अपेक्षा क्या होगी, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस कमेगी। इसका रीजन मैं आपको बेसिक बताता हूँ। एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे जब हम लोग काफी बच्चे थे, जब हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी क्लास 6, 7, 8 में वगैरह में थे, तो हम सभी के साथ एक बहुत कॉमन सा चीज हुआ करता था कि अगर हमारे टीचर ने कोई क्वेश्चन हमसे करा, अगर बाय मिस्टेक ही अगर हमने उनका सही आंसर कर दिया ना तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता था, बढ़ जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं हमसे गलत हो गया और हमारे पीछे हमारे जो दोस्त वगैरह रहते थे और वो कहीं हम पर हंस दिए, तो डेफिनेटली सी बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हमें कहीं ना कहीं राइट आंसर आते हुए भी हमारे अंदर एक कंफ्यूजन होता था, ये क्या कि गिल्ट होता था कि कहीं फिर से मेरा आंसर गलत ना हो जाए, कहीं लोग हम पे हंस ना दे। तो बस मैं आपके इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैंने आपसे ये कहा कि आप एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ें। अब मैं आपसे ये साझा करता हूं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में आपको एक अलग वीडियोस बना करके मैं आपको अपने आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ कर दे रहा हूं कि हमें एनसीईआरटी से पहले जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो सिलेबस को बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना चाहिए, सेल्फ डिस्कशन करना चाहिए। मतलब हम सिलेबस कहीं किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं या कोई भी अदर वीडियोस हो या कोई भी आपके कॉलीग्स हो, they can only gives you a proper advice and that will be only based on their own experience. But the thing is that you have to practice. So definitely you have to prepare your own timetable. मतलब आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम टेबल खुद से सेट करना होगा। इसलिए मेरा आपसे ओपिनियन होगा कि हम लोग शुरुआती दिनों में ही, जब स्टार्टिंग टाइम में ही हमें क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी के लिए हमें एटलीस्ट शुरू के 3 months को हमें इस पे टाइम देना चाहिए और बहुत बारीकी से एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको पढ़ना चाहिए। एंड लेटर ऑन हम लोग इसकी तैयारी में आगे भी डिफरेंट बुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आखिर इसकी तैयारी के लिए कैसे हम लोग को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, मैं आपसे डेफिनेटली अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल हमने इस बात पे चर्चा करा कि आखिर एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए भी या नहीं पढ़नी चाहिए, और लेटर ऑन मैंने इसमें आपसे ये भी डिस्कस किया कि कैसे हम लोग 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी को अपने लिए बेस्ट प्रिपरेशन और बेस्ट वेपन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली आप लोग अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें। आने वाले वक्त में तमाम यूपीएससी से जानकारी या इसके सिलेबस और इसके कोर्सेज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय हिंद।